ये तलवे की ताली, वो हलवे की थाली, ये मिट्ठू बराती, वो पिट्ठू संगाती, तनिक ना ले जाओ, ये पर्दा हटाओ, हरिश्चंद्र आओ, ये ढोलक बजाओ, जो अब भी न धाओ जहनुम में जाओ। वाह वाह। हमारे बीच आज जो शख्सियत मौजूद है, अगर उनका परिचय मैं आपसे कराऊं, उनका तारुफ अगर मैं आपसे कराऊं, तो वही बात हो जाएगी कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। फिर भी एक संक्षिप्त सा परिचय औपचारिकता मात्र के लिए मैं सर का आप सभी से करवा देता हूं, जिसके बाद हम सीधे संवाद की ओर बढ़ेंगे। सर का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 15 नवंबर को हुआ और सर ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। सर ने अपनी पीएचडी आगरा विश्वविद्यालय से की है। सर ने लगभग 1 दर्जन विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हर विधा के साथ बराबर न्याय किया है। अगर मैं ये कहूँ कि सर को आज देश के श्रेष्ठतम साहित्यकारों में बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर को बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जैसे पद्मश्री पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड, महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड। ऐसे कई महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हैं उनसे सर को नवाजा जा चुका है। ऐसी शख्सियत आज हमें अपना समय दे रही है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, एक बार पुनः हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस चीज़ को मेंशन किया कि आपने लगभग 1 दर्जन विधाओं में काम किया है और बराबर रूप से सबको न्याय दिया है। सर जो नवोदित लेखक हैं, नवोदित कवि हैं, जब वे लिखते हैं तो एक सवाल उनके मन में होता है कि अगर मैं इस विधा से हट के इस विधा पे जाता हूँ तो कहीं मैं 2 नाव पे सवार तो नहीं हो रहा, और कैसे मैं अलग अलग विधाओं को बराबर रूप से न्याय दे सकता हूँ, कैसे मेरा काम जो है हर विधा में बराबर रूप से सार्थक हो सकता है, यानी एक विधा का काम दूसरे पे हावी ना हो। तो ये अगर कोई करना चाहे, एक विधा में काम ना करते हुए कई विधाओं में यदि कोई काम करना चाहे जो एस्पायरिंग लेखक है, तो क्या चुनौतियां उसके सामने आएंगी और ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग विधाओं में काम करते हुए भी उन विधाओं के साथ न्याय किया जा सकता है। मेरे युवा मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है मेरे लिए ये। मैं चाहता था कि जो युवा पीढ़ी है उससे निरंतर संवाद का एक सिलसिला बने, जो भोपाल में नहीं बना। हम पिछले लगभग 40 वर्षों से यहाँ हैं, लेकिन इस तरह के संवाद की बात ही शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी जाती है। यह पर्याप्त नहीं है कि आप किसी रचनाकार की रचनाओं को उसके मुख से सुन लें। ज़रूरी यह भी है कि आपको लगे कि किस विधा में आपकी अभिव्यक्ति सबसे जोरदार, स्वाभाविक हो सकती है। ये आपको अपने ही संघर्ष से जानने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो लोग किसी भी विधा में काम कर रहे हैं, अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं या एक ही विधा को समर्पित हैं, उन्हें भी एक आपसदारी की, अपने अनुभवों का साझा करने की आवश्यकता होती है। आपने अपने शुरुआती दिनों में कुमाऊनी में रचनाएं की, जो आपकी मातृभाषा है, और सर आंचलिक भाषाएं जो हैं उनको, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनमें क्योंकि लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। जो आंचलिक भाषाएं हैं उनमें बातचीत ही कम हो रही है। बातचीत जब कम हो रही है तो उसमें रचना तो और भी ज़्यादा कम हो रही है, उसको पढ़ा जा तो और भी कम जा रहा है। तो सर आंचलिक भाषाओं में जो ये लिखा और पढ़ा कम जा रहा है, जो आंचलिक भाषाओं
का कह सकते हैं कि एक डाउनफॉल सा देखने को मिल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? और आपको लगता है कि इसमें रचनाएं करने के लिए या उसके साहित्य को पढ़ें लोग, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, मैं ऐसी निराशा वाली हालत नहीं है। आंचलिक भाषाओं का दर्जा कम नहीं हुआ है, उसमें भी खूब लिखा जा रहा है। ये एक दूसरी अलग बात है कि जैसे हमारी कुमाऊनी भाषा है, हमारी कुमाऊनी भाषा है, तो रचना तो की जा रही है उसमें। जी। हमें तो कोई अलग से कोई आवश्यकता थी ही नहीं कुमाऊनी में लिखने की, लेकिन ऐसी ज़रूरत भीतर से महसूस हुई तो कुमाऊनी में कविता संग्रह भी हमने खुद नहीं सोचा था कि हम कुमाऊनी में कविता करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा भावोद्रेक, ऐसा रसोद्रेक हुआ हमारे भीतर जो कि कुमाऊनी माध्यम की मांग करता था। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपसे कहती हैं कि ये इसी विधा में संभव है, इसी विधा में सबसे अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये बात है। और इसके साथ आपने क्या पूछा था साथी? मैंने इसके साथ आपसे ये पूछा था कि आंचलिक भाषाओं में रचे जाने वाले साहित्य को लोग पढ़ सकें, इसके लिए क्या क्या संभव कदम उठाए जा सकते हैं कि लोग जो है और रुचि लेकर आंचलिक भाषाओं के साहित्य को पढ़ सकें और रुचि लेकर जो है उसको साझा कर सकें एक दूसरे के साथ? वो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। आंचलिक भाषाओं में जो लिखा जाता है वो, देखिए, हम श्रुति सभ्यता के लोग हैं। ज़्यादातर जो संवाद होता है वो श्रुति के माध्यम से, सुनने के द्वारा, है ना। तो वो सुनने के माध्यम के रूप में तो जो आपकी आंचलिक भाषा है रात दिन के व्यवहार में वही काम आती है, और लिखा भी जाता है उसमें, और वो अपनी अपनी मंडलियों में लोग सुनते हैं उसको। कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि आंचलिक भाषाओं में कोई गिरावट आई है या हिंदी कोई उसके कंपटीशन में उठ खड़ी हुई तो उसने उनकी जगह ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप देखें, हिंदी में ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी हिंदी में भी वो बात है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, जी, वो आपने जी, पढ़ा होगा, हाँ जी, जिसने पूर्णिया ज़िले की भाषा, जो वहाँ की भाषा है और वहाँ की जो, वो अगर नहीं भी जानता कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जैसा व्यक्ति भी फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल को पढ़ करके, पढ़ते हुए वैसा ही मुग्ध होता है जैसा कि कोई वहीं पैदा हुआ उसी जगह का व्यक्ति। बिल्कुल सही बात है सर। है ना। उससे कोई रत्ती भर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, कोई परस्पर द्रोह नहीं है। आंचलिक भाषाओं की ऐसी उपेक्षा नहीं हुई है। जी, लगातार सब में काम हो रहा है, और उसका पाठक श्रोता वर्ग थोड़ा अलग होगा ही, है ना। तो लेकिन वो आवश्यक है उसकी उपस्थिति, और बराबर हो रहा है। अब जैसे हमारी हिंदी में ही है, कुमाऊनी कवि हमेशा रहे हैं, कुमाऊनी गीतकार हमेशा रहे हैं, कुमाऊनी कथा की परंपरा भी बराबर चलती रही है। सैकड़ों कथाएं हैं जो कि कुमाऊनी में ही हैं, प्रचलित है। और हम लोग जो कि उस तरह से कुमाऊनी में नहीं लिख रहे थे, हिंदी में ही हमारी रचना का आरंभ हुआ, लेकिन हम जानते हैं, आनंद लेते हैं, जो भी पर्व होते हैं, जो भी ऐसे अवसर होते हैं जिसमें कुमाऊनी रचनाएं सुनने का मौका मिले। जैसे नंदा देवी का मेला हमारे यहाँ, उस नंदा देवी के मेले में जो प्रदेश के भी उप प्रदेश होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा फर्क उनमें होता जाता है। हर तरह के लोकगीत हमने सुने, हिंदी का कुछ नहीं होता था उसमें,
सब कुमाऊं की ही भाषाओं का व्यवहार होता था, और उस लोक संगीत का जो जादू है, जो उसकी विशेषता है, वो सब हमारे कानों में पड़ती थी, और समझने का कोई कम्युनिकेशन गैप का तो कोई सवाल ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये असल में समस्या तो इससे उल्टी है कि कैसे आप उस एक भाषा को जो पूरे देश की आवाज़ बन सकती है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, उसमें क्या रचना कर रहे हैं। उसमें अब तो इतनी शिक्षा हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो वो उस भाषा में जो रचा जा रहा है उसके उत्कृष्टतम से परिचित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी बेशक। ये और खुद जो योगदान कर सकते हैं उसमें, एक कुमाऊनी आदमी अगर हिंदी का लेखक बनता है संकल्प से, अपने अध्यवसाय से, तो फिर वो कुछ ऐसा ऐड करेगा, कुछ ऐसा जोड़ेगा बिना ऐसा संकल्प किए, अपने आप अनायास अपनी अंतरात्मा की ज़रूरत के तकाजे से, कि जो कुछ अलग, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने किया, जो मज़ा, जो आनंद, और जिस तरह का आपको फणीश्वर नाथ रेणु का हिंदी में ही लिखा, ठेठ हिंदी का उपन्यास है, लेकिन कितनी है उसमें मिथिलांचल की बोली का कितना ज़बरदस्त संस्कार है उसमें, और उसके कारण उसकी हिंदी ही बिल्कुल एक अलग सौंदर्य से मंडित हो जाती है जी। है ना। ऐसे कुमाऊनी का है, तो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी को चुना, जैसे शैलेश भटियानी थे, तो लेकिन उनकी हिंदी उपन्यासों में, कहानियों में आपको साफ पता चलेगा कि ये कुमाऊं का आदमी है, और कुमाऊनी बोली के सारे लटके खटके उनकी हिंदी में सुनाई देंगे, जिससे उसमें एक ऐसा मज़ा आता है जो कि आप किसी और हिंदी के कथाकार में वो भाषा का वो मज़ा वो नहीं मिलेगा आपको। तो अपने तरीके से ये जो परस्पर प्रतिक्रिया है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, तो ये तो चलता ही है। रचना का उन्मेष, रचना का जादू ही ये है कि वो आपसे ऐसी बातें कहलवा लेता है जो कि आप अदरवाइज अन्यथा नहीं कर सकते थे उसमें। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आंचलिक भाषाओं की कोई उपेक्षा हो रही है। तो है उसमें, जो लिखते थे वो आज भी लिख रहे हैं, और जो हिंदी में लिख रहे हैं उस अंचल के लोग, वो उस हिंदी को भी समृद्ध कर रहे हैं। जी बेशक। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कारण वो उसमें वो खटका आ रहा है, उसमें वो लय आ रही है, वो लयात्मक गुण आ रहा है जो अन्यथा नहीं आ पाता। ये कुमाऊनी पर भी लागू होता, ये मिथिलांचल पर भी लागू होता, वहाँ के हिंदी लेखकों पर भी लागू होता है, और दूसरे भी जो प्रदेश हैं, है ना। बुंदेली का लेखक हिंदी में हिंदी में ही लिख रहा, बुंदेली उसकी मातृभाषा, लेकिन एक मज़ा है, एक आनंद है। आप ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है वहाँ के बड़े प्रसिद्ध बुंदेलखंड के, है ना, है वृंदावन लाल वर्मा। देखिए आप उनके एक जो मज़ा है उनकी ऐतिहासिक, मुझे तो बड़ा अनुराग है, बचपन में बहुत रहा। तो वो उनकी बुंदेली उनकी मातृभाषा नहीं होती ना, तो उनकी हिंदी में वो स्वाद पैदा नहीं होगा जी। कथा रस वो कुछ एक अलग हो जाता है, जैसे रेणु में अलग है। ज़रूरी नहीं है सब में ये हो ना, लेकिन होगा। अब जैसे हमसे भी लोग कहते हैं कि इनकी हिंदी में कुमाऊनी का पुट है, हम नहीं जानते ऐसा, हम विश्वासपूर्वक ऐसा नहीं कहते। हम अपनी समझ से हमने कोई उस तरह का से सचेत रूप से हिंदी को कुमाऊनी के में ढालने की कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन होगा।
हम चूँकि पैदा हुए हैं वहाँ, बचपन से सुनते रहे हैं, इसलिए हमारी हिंदी में कुछ न कुछ उसका आनंद होगा। मैं आपको ही कोट करना चाहूँगा कि अच्छा साहित्य मुझे हमेशा रद्दी के भेष में मिला। सर इस पे थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे। नहीं, ये तो एक व्यक्तिगत परिस्थिति है। हमारे परिवार में उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं था, तो मैंने कहीं लिखा है, आपको सही याद है जी, कि महान साहित्य सबसे पहले मुझसे रद्दी के भेष में मिला। रद्दी के भेष में ही मिला। जी, सच बात। और उस रद्दी में ढूंढ ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये टॉल्स्टॉय का उपन्यास मुझे मिल गया, रेजरेक्शन, हिंदी अनुवाद में। ऐसी और भी कई किताबें। ये मेरा ये सब सचमुच की घटना जी, की ओर मेरा इशारा इशारा था। आपने एक जगह कहा है कि कविता का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो लय होती है उसकी। हाँ आजकल हम देख रहे हैं सर कि कविता की जो एक विधा है, मुखचंद कविता, हाँ। जो नई विधा है, हाँ उसमें से लय भी आजकल गायब है। तो जिस कविता में स्ट्रक्चर भी नहीं है और लय भी नहीं है, वो गद्य से अलग कैसे है? नहीं है वो गद्य से अलग। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। कौन आदमी है, किसने ये मुक्त छंद की अवधारणा को साहित्य में सचमुच चरितार्थ किया था? उच्चतम कोटि की कविता लिखी थी जिसने बिना बंधे छंदों का सहारा लीजिए, निराला। जी, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं है, निश्चय ही पता होगा कि लय छंद में जैसी ज़बरदस्त कविताएं निराला ने लिखी है ना, वो उनके समकालीन बड़े कवि भी वैसा, उनका लयात्मक संवेदन उतना ज़बरदस्त नहीं था जितना कि निराला का। बेशक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुक्त छंद तथाकथित में भी सबसे अच्छी कविताएं वही लिख सकता है जिसको लय पर अधिकार हो, जो छंदबद्ध, छंद पर भी जिसका अधिकार हो। ये पक्की बात है। खाली कथ्य से आप बड़ी जोरदार बात कहना चाहते हैं, बड़ा जोरदार व्यंग कर, इससे आप कभी नहीं हो जाते। कौन लिखवाता है आपसे कविता? क्या चीज़ है वो आपको, आपसे कविता लिखवाती है? जो लिखवाती है वो कविता बन जाता है। क्या फ़र्क है सामान्य भाषा में और कविता की भाषा में? क्या फ़र्क है? किसी रचना को आप कविता का नाम कैसे देते हैं, कब देते हैं, क्यों देते हैं? जब ये लगे कि ये बात इसी तरह कही जा सकती थी और किसी तरह से ये बात नहीं बोलती, इसी रूप में बोल सकती थी। ये हर कवि का, हर जेन्युइन कवि का ये अनुभव होता है कि जो वो कविता में कह सकता है वो और किसी दूसरी विधा में नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। तो क्या है भाषा की वह कौन सी क्वालिटी, कौन सी गुणवत्ता है जो कि जन्मना कवि को ही सिद्ध हो सकती है, हर एक को नहीं हो सकती? क्या चीज़ है वो? निश्चय ही छंद भी बड़े काम की चीज़ है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक छंद में ही कविता लिखी जाती है। मुक्त छंद की बात तो बाद में आई। और सबसे बड़ा कवि कौन था मुक्त छंद का? वो जो अमेरिका का था, वॉल्ट विटमैन। पढ़िए आप उसकी कविता को, मज़ा आ जाएगा आपको, समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ मज़ा ही नहीं, ये क्या चीज़ है नहीं, जो उसकी कविता को एक उत्तेजक भाषण से बिल्कुल अलग कविता और महान कविता बनाती। क्या चीज़ है वो क्या गुण होता है भाषा का, लय गति का क्या गुण होता है? वो संगीत का गुण है, जो कि साहित्य बिना संगीत जाने, बिना संगीत में दीक्षित हुए ही संगीतकार की जैसे कान होते हैं उसके, भाषा के उस संगीत के प्रति, ये चीज़ होती है।
एक जगह आपने ये बात कही कि जब आप छोटे थे तो आपको छायावाद से कोई उनसियत नहीं थी। हाँ। और आपकी ही एक पुस्तक है सर, छायावाद की प्रासंगिकता। तो उससे उनसियत ना होने से लेके उस पर एक पुस्तक लिखने तक क्या इसको छायावाद के स्तंभ का जो सानिध्य आपको मिला पंत जी का, उसका एक प्रभाव रहा, क्या उसका असर था कि? नहीं नहीं, पंत जी हालांकि हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, जी पीछे ही उनके बड़े भाई का मकान था और हम देखते ही थे उनको आते जाते, लेकिन मेरी कभी प्रवृत्ति नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई, छोटे ही थे हम कि उनसे आगे चल के बात करें या वो करें। और उनकी उस वक्त तो कविता सीधा असर करती भी नहीं थी। प्रारंभ में जब हमने कविता लिखना शुरू किया तो हमारे आदर्श थे मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि, और हमें पंत जी की कविता बहुत ज़्यादा अलंकृत लगती थी। उनकी हिंदी भी हमको ऐसी लगती थी जैसे कोई पुअर रिलेशन होता है ना, गरीब बिरादर उसकी जो स्थिति होती है, तो संस्कृत की गरीब बिरादर जैसी लगती थी हमको। ये बाद में हमें पता चल गया नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अत्यंत मौलिक काम किया है, हिंदी में वो जगाया है, वह लय चेतना जगाई है, वो धरातल खोजा है संवेदना का, जो उनसे पहले किसी ने नहीं खोजा था। जी। जैसे साइंस में आविष्कार होते हैं मित्रों, वैसे ही साहित्य में भी होते हैं, कविता में भी होते हैं, कथा में भी होते हैं, उपन्यास में भी होते हैं, आविष्कार ही होते हैं। और कवियों को भी कई श्रेणियों में बांटा जाता है। एक कहलाता आविष्कारक कवि, दूसरा कहता है कि लहजे वाला, अरे नया लहजा क्रिएट करने वाला कवि। कई तरह के कवि होते हैं जो उसी भाषा में सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, उसी भाषा की प्रच्छन्न सामर्थ्य को जगाते हैं। इसलिए वो बात कह सकते हैं जो सामान्य गद्य में नहीं कही जा सकती। क्यों जरूरत पड़ती है कविता की? क्या फर्क पड़ता है अगर एक हिमालय की चोटियों को देख करके एक सामान्य आदमी भी कुछ न कुछ ऐसा भावनात्मक उद्गार प्रकट करेगा, और जो कवि स्वभाव वाला आदमी है वो भी प्रकट करेगा उद्गार। हिमालय उसके मन में आएगा कि जैसा इमोशन पैदा कर रहा है हिमालय पहली बार उससे साबका पढ़ने पर, कैसे उसको सामान्य भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। जी। अस्तित्वस्याम दिविदेश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याम एव मानदंड। सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने हिमालय के दर्शन किए होंगे, लेकिन किसी को अपने अनुभव को लिखने की, अपने अनुभव को बयान करने की ऐसी आवाज तो नहीं मिली होगी। कहाँ से मिली आवाज? कालिदास को ले, अस्तित्वस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। इसका पंत जी ने ही, सुवितानंदन पंत जी ने ही इसका हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने भी हिमालय पर कविता लिखी है, लेकिन जाहिर है कि उनको लगा होगा कि मैं इससे बेहतर तो नहीं लिख सकता, तो उन्होंने उसी का अनुवाद कर दिया। अनुवाद ही कहा उन्होंने, जो उनको अनुवाद भी नहीं, अपनी स्वतंत्र कविता की तरह ही उन्होंने किया है। मानदंड भूखे अखंड है, मानदंड भूखे अखंड है, पुण्य धरा के स्वर्गारोहण। ये है पंत जी का। मिलती जुलती है। अगर कालिदास ने वो पंक्ति नहीं लिखी होती ना, तो पंत जी को ये नहीं सूझता है प्रभाव, क्योंकि कालिदास ने ये विजन दिखाया, देखा, प्रेषित किया इतनी सफलता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ।
तो उसको अगले कवि को, जो कि संस्कृत का कवि नहीं था, हिंदी का कवि था, उसको प्रेरणा मिली और उसने ये पंक्ति लिख दी, है ना। तो ऐसा होता है। जी, आपके अनुसार साहित्य को दो फैक्टर्स बहुत अहम होते हैं, देश और काल लेखन में। सर, जब हम देश और काल जो है हमारे साहित्य में स्थापित करते हैं, वर्तमान जो है वो तो हम जी रहे हैं और इतिहास के हमारे पास साक्ष्य हैं, लेकिन अगर हम किसी कहानी में या किसी उपन्यास में भविष्य के देश और काल को जो है क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या वो ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम उसको अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि वो तो एक ऐसा खुला आसमान है, ऐसा वॉइड है कि कुछ भी किया जा सकता है, तो वो अनरियल भी फील होता है। जब हमारे पास इतनी सारी लिबर्टी हो तो उसमें रची गई चीज़ भी तो उतनी ही अनरियल फील होगी। तो वो उसको जो रियलिटी है उसके इतने नज़दीक लाकर अगर उसको सिनेमा में भी देखें, जो साइबर पंक मूवीज़ बनती हैं, तो क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखकर ये जो हमारा देश और काल स्थापित भविष्य के काम में जब हम करें तो हम कर सकते हैं? देखिए, ऐसी कोशिश की गई है जी। जैसे आल्डोस हक्सले ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम का उपन्यास लिखा है। कैसा होगा अब आगे का ज़माना, लेकिन स्वयं उसी उपन्यासकार ने इससे बेहतर उपन्यास लिखे हैं। खाली किसी, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी को ये प्रोफेटिक क्वालिटी जो होती है कि अब कैसा समय आने वाला है, क्या दुस्वप्न की तरह दिखाई देने लगता है एक सभ्यता का चेहरा, क्या होगा, तो चेतावनी देना भी कवि का या उपन्यासकार का काम होता है कि तुम अब कैसी सभ्यता में जा रहे हो, कैसे निर्वाह करोगे जीवन का, और इस सभ्यता के साथ कैसे निर्वाह करोगे। ये भी एक साहित्यकार का काम है, लेकिन ये कोई सबसे बड़ा काम नहीं है और ये कोई सबसे बड़ी कसौटी नहीं है साहित्यिक उत्कृष्टता की। जैसे जिसका नाम मैंने लिया, क्या नाम लिया मैंने, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक का आल्डोस हक्सले, है ना। तो वो कोई रचनात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से कोई महान रचना नहीं है। वो एक क्यूरियोसिटी की तृप्ति करती है। और जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि ये ज़रूरत कैसे पूरी होती है और क्या आप कैसे देखते हैं, तो ज़रूरत पूरी करना, एक चैलेंज उठाना, एक चुनौती की तरह स्वीकारना, उसका जवाब देना एक है, लेकिन जो उत्कृष्ट उच्च कोटि की सृजनात्मकता होती है ना, वो इतने से तृप्त नहीं होती है जी। ठीक है, वो भी एक अवदान है, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है, वो भी एक सिद्धि है कि आप एक समसामयिक ऐसे मेटाफर, ऐसे मुहावरे का आविष्कार कर लें कि दुनिया किधर जा रही है उसका जीवित जीता जागता दुस्वप्न आपके सामने खड़ा हो जाए। वो क्या है, बड़े तरीके से किया है हक्सले ने, लेकिन उन्होंने बेहतर उपन्यास लिखे हैं। ये कोई उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास नहीं है। तो इसलिए अपने ज़माने के लोगों को सावधान करना, उनको ये जताना बताना कि अब आगे जीवन तुम्हारा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, क्या ह्रास आएगा उसमें, कैसे भिड़ोगे तुम उससे, तुम्हारा जीवन कैसे प्रभावित होगा उसको। तो जो खतरा है उसका आभास देना और अपनी कहानी या उपन्यास या कविता में वैसी नियति को, वैसी दुस्संभावना को, वैसी आशंका को रूपायित करना भी निश्चय ही साहित्यकार का काम होता है। लेकिन मात्र इतने से कोई रचना प्रथम कोटि की बन ही जाए कतई आवश्यक नहीं है जी। कई लोग होते हैं, जमाना जा रहा है, वो तो खैर उस तरह से कथ्य के स्तर पर तो आएगा ही वो सब, लेकिन उससे वो भाषा में कोई नया फॉर्म आ जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आप हिंदी का उदाहरण
लेके देख सकते हैं। बहुत राहुल जी ने बहुत कई प्रयोग किए जी आने वाले समय के। राहुल शंकर जी जैन जी हाँ महाविद्वान 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 महापंडित है ना। जी लेकिन आप उनके उपन्यास पढ़िए, मैंने पढ़े थे किसी जबान में, सभी एक भी याद नहीं है मुझे। और मुझे कभी ऐसी प्रेरणा नहीं है कि हुई कि मैं दोबारा उनको देखूं, क्योंकि उनमें रचनात्मक धरातल, जिस चीज़ के लिए आप साहित्य के पास जाते हैं, मुझे अगर दुनिया किधर जा रही है इसका प्रामाणिक जानकारी मुझे हासिल करनी है तो और दूसरे साधन हैं और दूसरी चीज़ें उनके पास जाऊंगा। मैं एक उपन्यासकार के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाऊंगा, और वो उपन्यास कला की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जहाँ ठिठक जाए आदमी कि अरे ये तो कोई नहीं कह सकता था, साइंटिस्ट नहीं लिख सकता था, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत वो हो जाए। तो ये जो अति चेतना होती है, अति संवेदना होती है, जानकारी होती है दुनिया किधर जाए, ये अपने आप में कोई महानतम साहित्य की कसौटी नहीं है। ठीक है, आपका कुछ समाधान हो रहा है इससे, मेरी बात से? जी जी है? बिल्कुल ठीक बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल सही। ये देखना चाहिए क्या चीज़ है जो साहित्य को बड़ा बनाती है, क्या चीज़ है जो आपको महसूस कराती है कि जो गोदान कह रहा, गोदान को पढ़ करके जो आपके भीतर खलबली मचती है, जिस तरह से वो होरी जो है उसका नायक, आप हो सकता है आप गांव के ही रहने वाले हों, होरी के प्रतिरूप जिंदा आपने देखे हों, लेकिन जिस तरह से होरी का चित्रण आपको रुला सकता है, जैसे अथाह में डाल सकता है आपको, वैसे कोई अखबार वाला जर्नलिस्ट या कोई रिपोर्टर या कोई इतिहास लिखने वाला, करंट अफेयर्स पर लिखने वाला, तेज से तेज, स्मार्ट से स्मार्ट आदमी भी वो पिक्चर नहीं दे सकता। वो क्या चीज़ है वो जो प्रेमचंद ही दे सकते थे, होरी को क्रिएट कर। होरी है क्या? एक औसत किसान ही तो है। जी क्या चीज़ है वो, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता था। गांव के किसानों की क्या हालत है, क्या उनकी समस्या है, ये जानने वाले सैकड़ों रहे होंगे, वो तो नहीं लिख सके। होरी को खड़ा नहीं कर सका कोई होरी। अब मैं कह रहा हूँ तो मुझे जो जिस प्रसंग की याद, जो अंतिम समय है होरी का, खुद मुझे अपनी आवाज़ जो है वो डूबती सी महसूस हो रही है। ऐसा प्रसंग है वो, द्रवित करने वाला, कर देने वाला। आपको द्रवित करने के लिए नहीं लिखा है उन्होंने, वो स्थिति ही ऐसी है, उस सत्य का साक्षात्कार कि एक गांव का एक किसान है कि उसमें भरपूर जिंदा दिली भी है, उसमें खूब गपशप भी है, उसमें जिंदा ऐसा ऐसा होता है किसान, जैसा किसी ने चित्रित नहीं किया था तब तक वैसा खड़ा कर दिया। तो उसके जीवन की जो त्रासदी है, धनिया की ओर डबडबाती आंखों से देखा, कहा धनिया अब जाता हूँ, ऐसा इन्हें है वो कि कोई आप पत्थर के भी बने हो ना तो भी रोना आ जाएगा आपको। वो क्या चीज़ है, बिना कोई, ऐसा नहीं कि कोई, मैं कोई साहित्यकार की पहचान ये नहीं बता रहा हूँ कि जो आपको रुला दे वो साहित्यकार है। सेंटिमेंटल नहीं होता, सेंटिमेंटलिस्ट जो होता है ना वो सबसे बुरा लेखक। अजीब बात है ये जी क्योंकि जीवन खाली सेंटिमेंटलिटी से नहीं समझा जा सकता है, उसके लिए बहुत गहरे जाना, बड़ी गहरी द्रवण शक्ति होनी चाहिए आदमी के अंदर, तब वो क्रिएट कर सकता किसी होरी को, किसी धनिया को। कभी बोल नहीं सकते आप जिंदा पात्रों से, जिन लोगों के संपर्क में आप रोज आते हैं, भले ही आप होरी जैसे ही परिवार में जन्मे हो, किसान के ही बेटे हैं, आप उस दुख को, उस दैन्य को
और उस सारे दुख और दैन्य के बजाय जो ताकत है उस किसान के भीतर की, कैसे सहता है वो, कहाँ से सहता है ऐसी पीड़ा को, क्या चीज़ है उसे जो एक कथा नायक बना देती है। ये है उपन्यास का कंट्रीब्यूशन, ये है वो जादू जो साहित्य ही कर सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता, कोई पत्रकार नहीं कर सकता, कोई रिपोर्टर नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता। वो क्या चीज़ है, ये हमारी क्यूरियोसिटी का, जिज्ञासा का विषय होना चाहिए। भाषा की वो कौन सा आयाम है जिसकी डिस्कवरी करके, जिसको खोल के लेखक जीवन का ये चेहरा उजागर कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। तो खाली इंफॉर्मेशन, जानकारी या वैसे ही परिस्थिति में पैदा होना, इससे भी कुछ नहीं होता। इससे भी आप में कोई वैसा उपन्यास लिखने की क्षमता थोड़ी आ जाती है। क्या चीज़ है ये आपका सवाल जी होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। भाषा के साथ एक साहित्यकार का संबंध अलग होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। भाषा का यूज़ कौन नहीं करता है, कौन नहीं इस्तेमाल करता है। बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाले आते हैं, ऐसी गाली देंगे आपको कि खून खोल जाएगा आपका, तो वो भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये उसको साहित्यकार तो नहीं बना देगा। क्या चीज़ है वो, क्या चीज़ है जी फणीश्वरनाथ रेणु जो आवाज़, जिस आवाज़ में बात करते हैं, जिस आवाज़ में उनके पात्र बात करते हैं, क्या चीज़ है वो सिर्फ साहित्यकार ही डिस्कवर कर सकता है। भाषा की उस शक्ति को जो कि सोई भी शक्ति है लेकिन जिसमें दूसरों को भी जगाने की शक्ति है, संजीवनी शक्ति है जिसको, है ना। हर कोई संजीवनी बूटी ढूंढ के नहीं ला सकता है, कोई हनुमान चाहिए जो कि उतनी दूर जाए और वहाँ से ले आए। वो दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ बिखरी पड़ी हैं लेकिन उस एक बूटी की तलाश, उसकी पहचान कोई हनुमान ही कर सकता है ना, जिसके भीतर इतना बड़ा संकल्प हो, इतना बड़ा समर्पण भावना हो, राम के दुख के साथ इतनी गहरा तादाद में बना सकने की ताकत हो जिसमें, उसमें तो कुछ साहित्यकार में भी कुछ ऐसा गुण होता होगा ना जी जीवन के साथ ऐसा संबंध, आंसुओं और मुस्कानों के साथ ऐसा संबंध। कहाँ वो क्या चीज़ है जिसे छूते ही आपके भीतर का पौरुष या आपके भीतर का स्त्रीत्व, आपके भीतर की करुणा और वह हास्य, वह ह्यूमर जो कि सिर्फ हंसाने के लिए नहीं लिखा जाता, वह ह्यूमर जो कि मात्रा ज्ञान है, सच्चे अर्थों में मात्रा ज्ञान, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो साहित्यकार देता है, वो साहित्य ही दे सकता है। इसलिए क्या है वो मात्रा ज्ञान, सही सही मात्रा क्या है वो साहित्यकार जानता है जी और इसलिए उसके लिखे हुए शब्दों में वो बात बोलती है, जी वो इफेक्ट, वो प्रभाव होता है। जो कि बड़ा परदुख कातर आदमी या बड़ा समाज सेवी आदमी जिसमें वो गुण है, मनुष्यता वगैरह है, लेकिन ये गुण उसको अच्छा साहित्यकार तो नहीं बना देता। तो इसलिए हमारी चिंता और गहरी होनी चाहिए, भाई वो क्या चीज़ है। प्रतिभा तो कहते हैं लेकिन वो प्रतिभा भी क्या होती है भैया। आदमी की ब्रिलियंस जिसको कहते हैं दूसरे सब कामों में प्रकट होती है। साहित्य की ब्रिलियंस क्या है? साहित्य की ब्रिलियंस बिल्कुल अलग चीज़ है। उसको ब्रिलियंस कहना भी गलत लगता है क्योंकि वो ब्रिलियंस से बहुत गहरी बात है। यानी जो रोने की, जो रुला सकता है और जो हंसा सकता है एक साथ, जो रुलाई और हंसी दोनों का जो बड़ा सूक्ष्म संबंध है ना, उसको जो सिद्ध कर लेता है
वो साहित्यकार साहित्य करता है। जी। इसीलिए आप उसके पास जाते हैं, इसीलिए आपको फणीश्वर नाथ रेणु जिस तरह से आपको अपने ही भीतर के मनुष्यत्व को महसूस करने की ताकत देते हैं ना, वैसा और कोई नहीं दे सकता। बड़े से बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा राजनीतिक मनुष्य का वो रूप नहीं देख सकता। ये वो चीज है जो कि इसके पहले कि मैं अपने अगले सवाल पर आऊँ, हाँ। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, हाँ। अगर आप अपनी कुछ रचनाएं हमें सुना देते सर। शब्द बताओ कहना क्या है, शब्द बताओ कहना क्या है, मेरा तुम्हें तुम्हारा मुझे उलहना क्या है। वाह। शब्द बताओ कहना कहना क्यों क्या? है, शब्द बताओ कहना क्यों है, शब्द बताओ सहना क्यों है, तुमने हमको हमने तुमको पहना क्यों। पहना क्यों? वाह वाह। या फिर कुछ ज्यादा ही सीरियस अगर आप हुए तो इस सवाल के बदले एक दूसरा ज्यादा खतरनाक सवाल उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने उठाया। मैंने लिखा, गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती। गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती। बात के भीतर वह कौन सी बात है जो कभी नहीं बोलती। क्या बात। वाह। तो ये जो चीज है ना, कविता ये काम भी करती है। अब जैसे इमरजेंसी लगी हुई थी, सच मानिए मैं तो उन दिनों बहुत कविया रहा था, खूब कविताएं लिखता था। एक पंक्ति नहीं लिख सका, ऐसा लगता था किसी ने मेरे ऊपर पत्थर रख दिया, चट्टान रख दी है। रियली ये हालत थी, इमरजेंसी। लगता है इससे बड़ी इंसल्ट, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है हमारा। और सारी जबान गूंगी होगी, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था। एक दिन मगर अचानक ऐसा दौरा सा पड़ा मुझको, फटाफट लिख डाला मैंने। ये तलवे की ताली, वो हलवे की थाली, ये मिट्ठू बराती, वो पिट्ठू संगाती, तनिक ना ले जाओ, ये पर्दा हटाओ, हरिश्चंद्र आओ, ये ढोलक बजाओ, जो अब भी न धाओ जहन्नुम में जाओ। वाह वाह। जब मैंने ये कविता लिखी तब सांस में सांस आई और फिर सिलसिला शुरू। जो था भीतर दबा हुआ, घुट रहा था ना, उस घुटन से मुझे निजात दिलाई इस कविता ने। हरिश्चंद्र आओ, जो अब भी न धाओ जहन्नुम में। जहन्नुम में। तो ये आप कविता अपने से झगड़ना भी है और दुनिया से झगड़ना भी है, दोनों एक साथ कविता ये काम कर सकती, कविता ही कर सकती। कवि का जो सेल्फ होता है ना, उसका आत्म, उसका खाली मैं नहीं होता है। कवि का जो सेल्फ है वो सिर्फ आई नहीं है। ये बात है असल में, असली कारण इसका है। बड़ा व्यापक, बड़ा समावेशी मैं होता है वो। यज्ञ की पंक्ति याद आ रही है यहाँ पर, सुनिए। उसी एकांत में घर दो जहाँ पर सभी आवे, मैं न आऊं। उसी एकांत में घर दो जहाँ पर सभी आए, मैं न आऊं। तो मित्रों, कवि से हमारी समाज की क्या एक्सपेक्टेशंस रही हैं और भारतीय कविता ने कितनी खूबी के साथ सदियों सहस्राब्दियों से उन्हें गढ़ा, उन्हें निभाया, इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए, कल्पना कर सकते हैं आप हिंदुस्तान के जीवन की रामायण महाभारत के बिना? कर सकते हैं आप कल्पना? नहीं कर सकते। जो रामायण महाभारत कह सकती थी वो और कोई नहीं कह सकता था ऐसा। कुछ लोग तो ऐसे होते जैसे मिलान कुंदेरा, बहुत बड़े उपन्यासकार है ना, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही है। अपनी किताब का नाम उन्होंने
उपन्यास की बुद्धिमत्ता रखा है। उपन्यास मेरी बुद्धिमत्ता नहीं, उपन्यास की बुद्धिमत्ता, यानी इस फॉर्म में ही, ये फॉर्मेलिस्ट होना नहीं है। कोई भी मार्क्सवादी या कोई भी कह सकता है कि ये है, वो नहीं समझ सकता इस मानवीय जटिलता को, उसके इतने कोड़ों को। एक सवाल है कि हमारे समाज की क्या एक्सपेक्टेशंस रही हैं भारतीय समाज से, और भारतीय कविता ने किस खूबी के साथ सदियों तक, हजारों सालों तक उन्हें गढ़ा है, उन अपेक्षाओं को गढ़ा है और उनको निभाया भी है। तो जो मैं कह रहा था ना कि मिलान कुंदेरा ने अपनी किताब का, अपने व्याख्यान का नाम क्या रखा, उपन्यास की बुद्धिमत्ता। उपन्यासकार की नहीं, उपन्यास की, यानी उपन्यास नामक फॉर्म में ही कोई ऐसी इनबिल्ट शक्ति है जो कि आपसे वो कहलवा लेती है जो और कोई चीज नहीं कहलवा सकती। ये खाली एक आइडियोलॉजी पकड़ ली आपने, उस पर आप अनाप शनाप अपने कुछ भी बोले जा रहे हैं, उससे थोड़ी कोई साहित्य का जजमेंट होता है। भारतीय मनुष्य की जो इमोशनल एजुकेशन है, इमोशनल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की तुलना में। इमोशनली एजुकेटेड लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ये कवि कथाकार का काम है, इमोशनल एजुकेशन हमारी वो करते हैं। क्यों? वो ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो कि रागोत्तीर्ण है, सारे रागों से, सारे हर किस्म की रिएक्शन से निकलती है, उससे पास होकर के निकलती है। तो भारतीय मनुष्य की भाव दीक्षा का सबसे बड़ा साधन यही कविता रही है। इसीलिए तो धर्म संस्थापना जैसा काम भी उसके जरिए उत्पन्न, उसके जरिए बनता है। हमारे निर्मल वर्मा हैं, कथाकार हैं। वो क्या कहते हैं कि एक रचनाकार की आलोचना जो होती है उसकी रचना में ही वास करती है, उसकी रचना की। इस बात को भी आज मैं इसीलिए चुन करके सुना रहा हूँ कि जो हमारे बड़े लेखक हैं हिंदी के, वो क्या कह रहे हैं उस पर आप विचार करें। क्यों कह रहे हैं, क्या अर्थ है इसका, बहुत ज़रूरी है। जो आपने ये उपक्रम किया है, इसमें इस बात पर भी आप में से कोई अपना ये बना ले एक लक्ष्य कि क्या विजडम, जिसे आप विजडम कहते हैं, साहित्यकार से की विजडम क्या होती है, ऐसे निकाले आप अपनी पढ़ाई में से ऐसी चीज़ें निकालें और खुद करें और साझा करें बैठक में उनका। तब आपका साहित्य के साथ वो रिश्ता होगा जिस रिश्ते को वास्तविक करने के लिए आपने ये आयोजन किया है ना, जिससे सचमुच फायदा हुआ आपको, जो अदरवाइज नहीं होता। सब कहने की बात है, सब कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है उस तरह से। खाली पढ़ने से क्या होता है, हमारे वहाँ कहते हैं पढ़ना नहीं गुणना जरूरी है, गुणना, पढ़ना नहीं खाली गुणना में। बड़े ठाठ से चले नहाने, बड़े ठाठ से चले नहाने, बड़े ताल पर हाथी, अभी नहीं निकला था सूरज, सोए थे सब साथी। सूंड सोखने लगी समंदर, गया उतरता पानी, हाय हाय कर उठी मछलियाँ, कैसी है नादानी। क्या निकल रही अब नदी नाक से, निकल रही अब नदी नाक से। मजा आ गया सचमुच। बची हुई यह एक टांग ही बता रही है सब कुछ। एक ये है पूछताछ, इस कविता का नाम है पूछताछ। पूछ रही मछली मछुए से, पूछ रही मछली मछुए से, क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता है कछुए से,
हाल चाल क्या तेरे, हाँ हाँ। जो जन्मना दुश्मन है वो सांप पूछता है कछुए से हाल चाल क्या तेरे, सूरज ने धरती से पूछा, सूरज ने धरती से पूछा लगा रही क्यों फेरा, धरती ने सागर से पूछा क्यों मुझको है घेरा, लगे हाथ मैंने भी पूछा, लगे हाथ मैंने भी पूछा, आसमान से जाकर ढूंढ रहे तुम किसको दादा, इतने दिए जलाकर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लगे हाथ मैंने भी पूछा, आसमान से जाकर ढूंढ रहे तुम किसको दादा, इतने दिए जलाकर। ऑडियंस से अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो सवालों का स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मेरा ये पूछना था कि आजकल जो लेखक होते हैं और या हमारे लेखक साथी जो होते हैं उनके बीच एक जो टॉपिक है राइटर्स ब्लॉक का, वो बड़ा प्रचलित है। और राइटर्स ब्लॉक मतलब रचना रचते रचते और उसी प्रोसेस में एक बार ब्लॉक सा आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्लॉक्स आ जाता है। ब्लॉक? ब्लॉक सा आ जाता है, गतिरोध जो आ जाता जी, है। जी, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कभी? उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता पाए। ऐसा हो सकता है कभी कभी, अच्छे से अच्छा लेखक भी ऐसा दौर आता है जब एक गतिरोध सा उत्पन्न हो जाता है, आपको भावनाओं का ही अपच हो जाता है। नहीं होता है, ऐसा हो सकता है। तो इससे निकलने का उपाय क्या होता है? जो सचमुच का अपच होता है आपको, उससे निकलने के लिए क्या करते हैं आप? जो उपवास करते हैं, कुछ संयम करते हैं, कुछ प्रलोभन छोड़ते हैं, है ना? कुछ न कुछ करना पड़ता है आपको। वही साहित्य में भी है और ये जीवन के शर्तों में ही है। आप एक ही स्तर पर नहीं जी सकते। आप अपने मालिक हैं एक तरह से, लेकिन नहीं भी है। आपका अपने ही भावनाओं पर, अपने ही मूड्स पर कितना नियंत्रण रहता है। हो सकता है बहुत अच्छे हों आप, टेम्पर लूज न करते हों, तुरंत संयम कर लेते हों आप, लेकिन आप पाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि और आपका मूड खराब होके जाने क्या क्या पक जाते हैं आप। क्यों होता है ऐसा? तो ये जो आत्म नियंत्रण है और वो है, कैसे आदमी सीखता है? कौन उसको इमोशनली एजुकेट करता है? कुछ तो खैर घर परिवार में आदमी सीखता ही है, समाज में सीखता ही है, लेकिन खास तौर से ये कौन करता है आपके साथ, ये जानना आवश्यक है। और लिखने से एक का एक फायदा ये भी है, क्योंकि लिखना आदमी की नेचर नहीं है, बोलना आदमी की नेचर है, लेकिन लिखना नेचर नहीं है। क्यों लिखता है आदमी? बोलने से चल जाता है, हजारों लाखों लोगों का काम चल जाता है। कोई लेखक होना तो जरूरी नहीं होता अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। क्यों बनता है लेखक? कौन चीज है ऐसी जो उसको लेखक बनने को मजबूर करती है? कोई ऐसी भाषा की कोई ऐसी शक्ति होती होगी ना, जो तभी खुलती है जब आप लिखते हैं। जब आप लिखने का बीड़ा उठाते हैं, तब आपको अपने भीतर ही ऐसी मुठभेड़ करनी पड़ती है अपने आप से, जिसकी आपको खुद ही कल्पना नहीं थी। तब आपके भीतर से उस चैलेंज का जवाब आप ही देते हैं लिख करके, है ना? तो ये चीज होती है। दोस्तों, ज्ञान की आकाश रूपी झील जो कि रमेश चंद्र शाह जी हैं, उसमें से हमने अंजलि भर ही सही लेकिन कुछ तो लिया।
इसी के साथ ही आज के इस संवाद को हम यहीं पर ही विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे इस श्रृंखला के किसी दूसरे कार्यक्रम में, जहां हम रमेश चंद्र शाह जी जैसे ही किसी वरिष्ठ साहित्यकार से अपनी जिज्ञासाओं का हल लेकर अपने घर लौटेंगे।